स्टेशनरी वेव, दोबारा से एक्सप्रेशन नहीं कराऊंगा इसका, डायरेक्ट ही है स्टेशनरी वेव। दूसरा नाम इसका स्टैंडिंग वेव, स्टेशनरी वेव एंड स्टैंडिंग वेव, ठीक है। इसमें होता भी हम मान लेते हैं जैसे यहाँ एक स्ट्रिंग है, हमने यहाँ से एक वेव दी, यानी दैट मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड अनदर इज मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, दोनों तरफ से पल्स जनरेट कर दी, इट मेक्स अ स्टेशनरी वेव। तो इसकी जो इक्वेशन है वो y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx, और इसकी इक्वेशन a sin ओमेगा t प्लस kx, ठीक है। इसको कैलकुलेट करोगे फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो सॉल्व करोगे तो नेट डिस्प्लेसमेंट y इक्वल टू y1 प्लस y2 होता है, पूरे को सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू होती है 2a cos kx sin ओमेगा t, कुछ ऐसी, ठीक है। तो अगर ये दोनों ही टाइम का फंक्शन है, अगर दोनों किसका फंक्शन है, टाइम का, फिर तो बेसिकली एम्पलीट्यूड निकलता है बाय एक्सपेरिमेंटल, बाय, या फिर ऐसे देखते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो उसको वेव फॉर्म में बनते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, इसमें ना इसको क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड, क्या बोलेंगे इसको, तो ये वेव फॉर्म है, जैसे एसएचएम में कोई भी चीज़ है y इक्वल टू a sin ओमेगा t जैसे वाइब्रेट करती है, ठीक है। अगर बाई चांस मैंने मान लिया दोनों ही ओमेगा टी में आ गए, एक आ गया ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी, दूसरा आ गया ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी, इसमें किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 ज़्यादा हो जाएगा, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अगर मैं ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ तो फिर ये एम्पलीट्यूड के फॉर्म में आएगा, किस में आएगा ये, और ये वेव फंक्शन ये किस में आएगा, अभी जो बोला समझ में नहीं आया, एक्सप्रेशन में समझ आ जाएगा, ठीक है। इसमें तो बिल्कुल क्लियर है, टाइम वाला फंक्शन वेव फंक्शन में नहीं आएगा, मतलब वो वेव फंक्शन है, जो दूसरा है वो एम्पलीट्यूड फॉर्म में, ये किसमें, अगर दोनों ही टाइम में आ जाए फिर चक्कर पेगा ना। अगर एक टाइम देखो, अगर टाइम में आया दूजा तो एक्स ही है, यानी जो एक्स वाली चीज़ है वो किस च, वो एम्पलीट्यूड च, दूजा वेव फंक्शन, वेव का फंक्शन है। नाउ इसको मैंने माना था 2a cos kx को मैक्सिमा मिनिमा कर लो, एम्पलीट्यूड ऑफ नेट वेव इज 2a cos kx, बोलो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना, प्लस माइनस 2a, मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना, 0, ठीक है। मैं इसकी कंडीशन लाई इक्वेट करती है, पॉइंट ऑफ नोड एंड एंटी नोड आ गए, पॉइंट ऑफ नोड एंड नोड कौन सा पॉइंट होता है, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, हाँ जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0, ये पहले टाइप की स्टेशनरी वेव है स्ट्रिंग में। दूसरी टाइप ये होती है, आपने यहाँ से वेव जनरेट की, ये फिक्स्ड एंड है, ये कौन सा एंड है, फिक्स्ड एंड है। तो होप सो आपने देखी हो वीडियो, यहाँ से हमने पल्स जनरेट कर दी, इसको यहाँ से वेव जा रही है, ठीक है। एक वेव यहाँ से जा रही है, दूसरी रिफ्लेक्शन होने के कारण ये वापस आएगी, किसके कारण, एक वेव जा रही है, दूसरी रिफ्लेक्शन होके आएगी, यानी ये भी तो सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स होगी, लेकिन ये दो पल्स जनरेट की है कि एक पल्स जनरेट की है, दूसरी पल्स कहाँ से, ड्यू टू रिफ्लेक्शन, ड्यू टू क्वेश्चन पीसीएम स्कूल जाता, ठीक है। बाकी सारे स्कूलों ने कहना भी ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर स्टेशनरी वेव, जो कल किया वो ठीक है। अगर उन्हें बोल दिया ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर स्टेशनरी वेव, दो कंडीशन है, एक तो दोनों साइड से पल्स जनरेट करो, एक है एक साइड से पल्स जनरेट करो, वेव जाती जाती इधर से टक्कर मार के दोबारा वापस आएगी, जो दूसरी पल्स आएगी उसकी जो डायरेक्शन होती है वो ऐसे आती है, फेस चेंज कर लेती है 180 डिग्री, कितना डिग्री, अगर यूं जाए और वापस भी यूं आए तो कोई फेस चेंज नहीं, अगर जाए यूं और आए यूं तो कितने डिग्री का फेस चेंज, 180 डिग्री का। ये +2 बोर्ड का क्वेश्चन है इस साल का, 2020 में आया था, देयर इज फेस चेंज, वेव यूं जा रही है और टक्कर मार के नीचे से आ रही है, यानी कितने का फेस चेंज हुआ, 180 डिग्री का। अभी अब इन दोनों की इक्वेशन बोले तो इसकी वेव तो वही है, लेफ्ट टू राइट जा रही है, इसकी इक्वेशन क्या हुई है इस वाली की, जानने वाली की, y1 कितना है, a sin ओमेगा t माइनस kx, ये वेव लेफ्ट टू राइट है कि राइट टू लेफ्ट है, तो इसकी इक्वेशन क्या बननी चाहिए, y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस kx प्लस पाई प्लस, क्योंकि कितने डिग्री से फेस चेंज हुआ, 180 डिग्री से, कितने डिग्री से, मैं ना तुम समझाना, बड़ा सिंपल मैजिक है भाई। अगर लेफ्ट टू राइट जा रही है इधर नेगेटिव आएगा, अगर राइट टू लेफ्ट आ रही है तो इधर बीच में क्या आएगा, प्लस,
ये बाय रिफ्लेक्शन आ रही है, जो वेव जाएगी उससे फेस चेंज करके आएगी वेव कितने पे। 180। अगर ऐसा होता ये वेव ऐसे जाती और मुड़ के भी ऐसे आती, यूं करके यूं ऐसे वापस आती, तो ये तो वही रहता क्या साइन ओमेगा टी प्लस, फिर इसमें प्लस पाई नहीं आता। लेकिन अब प्लस पाई आया क्योंकि अब फेस क्या हो गया चेंज, कितने डिग्री का। 180 डिग्री। ठीक है, अब इन दोनों की आप इक्वेशन लगाओगे, इन दोनों को सॉल्व करोगे, इन दोनों को क्या करोगे, साइन 180 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा माइनस, यानी y2 की जो इक्वेशन है वो ये बनी है माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। आ समझ आ गया। ਹੁਣ अगर ਇਹਦਾ एक्सप्रेशन निकालना है फॉर स्टेशनरी वेव देन y इक्वल टू y1 प्लस y2 करोगे वही वैसे इक्वेशन बनेगी, एक kx आएगा एक ओमेगा टी आएगा, एक kx आएगा एक चाहे साइन के साथ आए चाहे कॉस के साथ आए। ठीक है, मतलब मेरे से किसी ने पूछा सर y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस kx, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन है y इक्वल टू 2a या 2a नहीं बोलेंगे जैसे उन्होंने बोल दिया सपोज 70 साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स, तो देखने से पता लग जाता है ये जो वेव है ना ये स्टेशनरी वेव है। ये कौन सी वेव है, और ये कौन सी वेव है, ये प्रोग्रेसिव वेव है। कौन सी वेव है, यूं यूं करके जा रही है। ये कौन सी वेव है, प्रोग्रेसिव, और दूसरी कौन सी है स्टेशनरी वेव। प्रोग्रेसिव वेव देखना बिल्कुल सिंपल सा फर्क है, जो स्टेशनरी वेव की इक्वेशन है वो हमेशा यहाँ चाहे कॉस डाल दो चाहे यहाँ साइन डाल दो, चाहे दोनों जगह साइन डाल दो चाहे दोनों जगह, एक फंक्शन टाइम का दूसरा फंक्शन x का है, x के फंक्शन के साथ k आएगा, टाइम के फंक्शन के साथ ओमेगा आएगा। ऐसे समझ आ गई। ठीक है, न्यूमेरिकल देखो इधर, जितना सिर्फ स्टेशनरी वेव की गल करिए। अच्छा एक मिनट, थोड़ा पूछे ना पूछे सुन लो बस। a cos ओमेगा टी प्लस के एक्स वेव जा रही है, माइनस के एक्स वेव जा रही है, यहां से यहां टक्कर मार के वापस आई। ये रिजिड सपोर्ट है, कौन सी सपोर्ट है, एक रिजिड नहीं है, ये रिजिड नहीं है, रिंग है। रिजिड मतलब ये इसके साथ फिक्स है रस्सी, तो ये रिजिड सपोर्ट है। रिजिड सपोर्ट में फेस चेंज होता है कितने डिग्री का, 180। अगर ऐसे आ जाए ये ओपन है, ये ओपन सपोर्ट रिंग पाती, झटका मारोगे तो रिंग ऊपर चल जाएगी, तो वेव ऊपर ही वापस आएगी। ਇਹਦੀ इक्वेशन क्या होगी इसकी, बोलो इसकी इक्वेशन। पहले 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 cos है तो cos में ही आएगा फंक्शन, cos है तो बोलो क्या लिखे, y इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस kx प्लस पाई, वेरी गुड, प्लस इसकी इक्वेशन बताओ, इसमें फेज चेंज नहीं होगा तो क्या इक्वेशन होगी, y इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस kx प्लस समझ आया, कोई ज्यादा औखा नहीं है, सिंपल ही है। वेव यहाँ से जहाँ जा रही है, यहाँ से जा रही है, कोई खास नहीं। रिजिड सपोर्ट में प्लस पाई लगाना, बाकी कोई लोड नहीं है। समझ आ गए। चलो ਹੁਣ लेटेस्ट सपोज उन्होंने दो क्वेश्चन इकट्ठे देखते हैं हम। सपोज मैंने मान लिया उन्होंने दे दिया y इक्वल टू 20 साइन 40t माइनस 60x, एक इक्वेशन ये है। अब बताओ ये प्रोग्रेसिव है ये स्टेशनरी, प्रोग्रेसिव पता लग गया सारे, प्रोग्रेसिव का पता लग गया। यानी ये कौन है, ओमेगा ये कौन है, के ओमेगा कितना होता है 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू 40, यानी आगे फ्रीक्वेंसी कितनी 20 बाई पाई। ये के कितना होता है 2 पाई बाई इक्वल टू 60, 30 बाई पाई बाई 30 आ गया, पाई बाई 30 यानी 3.14 बाई 30, लैम्डा भी आ गया। व्हाट इज वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी होती है ओमेगा बाय के, ओमेगा बाय ओमेगा कितना है 60, सॉरी हाँ ओमेगा 40, ओमेगा कितना है 40 के कितना है 60। समझ आ गया, समझ आ गया यार। ये क्वेश्चन आया कर लोगे ना, देख लो 3 मार्क्स का आना क्वेश्चन स्कूल च, जस्ट इक्वेशन कंपेयर ही करना पर हम आ गए। दोबारा ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ t ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ओमेगा है, ओमेगा ਹੁੰਦਾ है 2 पाई न्यू, 2 पाई ਜਾਂ ਫਿਰ 2 पाई बाय कैपिटल t, t इज टाइम पीरियड, t इज चाहे टाइम पीरियड पूछ ले चाहे फ्रीक्वेंसी ले, गलत एक ही है। आया आगे समझ पता की है। देखो ਇਹਦਾ एक्सप्रेशन ਤੁਹਾਨੂੰ और किसी वे के साथ शो करता हूं, y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx। देखो आपको सर ये भी प्रोग्रेसिव वेव है, sin ओमेगा की जगह 2 पाई बाय t इंटू टी 2 पाई बाय लैम्डा
इंटू एक्स एन ए साइन 2 पाई रखा कॉमन टी बाई टी माइनस एक्स बाई लेमडा। दिस इज आल्सो प्रोग्रेसिव वेव, और उसका ही रूप है, जस्ट मैंने फॉर्मूले पुट कर दिए सबके, वो समझाया। ये भी कौन सी वेव है? प्रोग्रेसिव है, ट्रिग्नोमेट्रिक सिंगल का फंक्शन है, प्रोग्रेसिव वेव है, समझ आएगी? बोलो आई समझ आए? 2 पाई बाई ओमेगा की जगह 2 पाई बाई कैपिटल टी 2 पाई बाहर ले गए। लेकिन सब तो अच्छा मेथड है होता है जब भी कोई क्वेश्चन दे, जैसे साइन, इस क्वेश्चन में मैं साइन के हवाले से सपोज पाई लगा देता, तो आपने पहले पाई को क्या लेके जाना है, फिर ये 40 पाई होता और ये 60, तो फिर ये क्या होता, ओमेगा कितना होता है 40 पाई, कितना होता है समझ आ गया? और के कितना होता है 60 पाई। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ जो भी चीज है उसको ब्रैकेट के अंदर पहले ले जाओ, बाज के लो, ठीक है? इक्वेशन के नाल क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना, इक्वेशन आई क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, प्रोग्रेसिव वेव हो गई, ठीक है? अभी नेक्स्ट है स्टेशनरी वेव, उसको देखो। उन्होंने कह दिया दो वेव्स हैं y1 एंड y2, एक लेफ्ट टू राइट आ रही है, एक राइट टू लेफ्ट आ रही है, इनकी दोनों की सुपरपोजिशन से एक वेव बनी जो बनी 60 cos 20t sin 40 पाई x, ठीक है? समझ आ गए? कहता फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द इंडिविजुअल वेव ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ विच वी गॉट दिस इक्वेशन। दो वेव है, कौन कौन सी? एक y1 है जिसका डिस्प्लेसमेंट, एक इसका, उन दोनों के मिलने से एक ये कौन सी वेव बनी है? स्टेशनरी वेव। अच्छा, इसका एम्पलीट्यूड क्या होता है y1 का? a sin, है ना? जो ये फाइनल आंसर आता है वो क्या होता है? 2a cos ओमेगा t sin kx। मैं बस इतना देखता है x है ਉਹਦੇ ਨਾਲ k बना बस, ओमेगा t के साथ आएगा। ये कौन होता है? 2a। ये कौन है? 2a is resultant of मतलब maximum amplitude of stationary wave, यानी this is the anti node basically 2a। तो 2a इक्वल टू कितना? 60, यानी a कितना आ गया? 38, यानी ये a कौन है? किसका? कौन सी वेव का? जो वेव 1 है और जो वेव 2 है, जिनकी सुपरपोजिशन से बन रहे हैं। क्योंकि स्टेशनरी वेव दो वो वेव होते हैं, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होता है, यानी कितना दोनों का एम्पलीट्यूड 30। अब दोनों की एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछेंगे, वो तो ओमेगा ही है, वो उधर भी ओमेगा ही थी, ओमेगा कितना हो गया? 20 पाई, यानी 2 पाई न्यू लिखोगे, कैलकुलेट कर लोगे आगे। अरे बोलो, ये कौन है? के कौन होता है? 2 पाई बाय लैम्डा इक्वल टू कितना? 40 पाई। आगे सर आगे मतलब इक्वेशन सॉल्व कर लोगे। अगर कोई क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੇਵ ਦੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਨਾਲ अच्छी गल है, क्योंकि एक पैटर्न है, सेट पैटर्न है, सेट पैटर्न का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता। जब सेट पैटर्न नहीं होगा क्वेश्चन गलत होगा। मोशन इक्वेशन सेट पैटर्न नहीं है, लॉज ऑफ मोशन सेट पैटर्न नहीं, वेव ऑसिलेशन सेट पैटर्न है। समझ आ गया? चलो आगे देखो। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ transfer wave and string? Anybody? Velocity of transfer wave under in a string, that is t by mu। t by mu पढ़ा था। Velocity of transfer wave is under root t by t is tension, mu is linear mass, mass per unit length, mu is mass per unit length। अरे हजे तो पढ़ाया 2 दिन पहला, t is tension, mu is linear mass density, linear mass। अपने उन्होंने क्या करना है, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन अ स्ट्रिंग। आई सपोज ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है? इसके मोड्स करने हैं, मोड्स ही करने हैं, एक्सप्रेशन कोई कैलकुलेशन नहीं करना, जस्ट मोड। आपने क्या किया, इसको दोनों यहाँ से फिक्स है, आपने यहाँ से इसको प्लग कर दिया यूं राइट, तो ये क्या करेगा? कुछ ऊपर, फिर कभी नीचे। ये पॉइंट कौन है? नोड है कि एंटी नोड है? नोड। क्यों? क्योंकि ये कभी नहीं हिलेगा, क्योंकि ये कभी नहीं हिलेगा। ये कौन सा है? और ये कौन है? नोड और एंटी नोड में डिस्टेंस लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4। एंटी नोड और नोड में दोबारा नोड और नोड में लैम्डा बाय 2, एंटी नोड में याद करो।
नोड एंटी नोड डिस्टेंस वैसे कल भी कराया सीगा दस्सिया सीगा ਅੱਜ ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜੋ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਉਹ ਦੇਖ ਲਿਓ ਭਾਈ ठीक है उधर ज़्यादा क्लैरिटी है नोड एंटी नोड तो अभी उसने क्या कहना है जो v इक्वल टू न्यू लैम्डा क्या ये हमें मालूम है गंदे गंदे इकट्ठे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज l लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज if we have to find frequency then frequency is velocity upon wavelength velocity is under root t by mu and 1 by wavelength this one समझ में आ गया in this case length is this in this case particularly in this case length किसके बराबर है नोड से नोड कितना डिस्टेंस नोड से नोड कितना डिस्टेंस याद हो गया लैम्डा बाय यानी मैं लैम्डा को क्या डालूं 2l डाल सकता हूं यानी मेरी जो फ्रीक्वेंसी आई वो कितनी आई 1 by 2l अंडर रूट t by मैं आगे नहीं जाना पहले मैंने तक याद करके दिखाओ 2-3 फार्मूले याद चाहिए सब तो पहला वेलोसिटी ऑफ ट्रांसफर वेव कितनी अंडर रूट t by वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी इनटू वी हैव टू फाइंड मोड्स ऑफ वाइब्रेशन विद फ्रीक्वेंसी मोड बेसिकली कौन से मोड्स फ्रीक्वेंसी निकालें फ्रीक्वेंसी मोड्स ऑफ वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज v by लैम्डा वेलोसिटी की वैल्यू अंडर रूट t by लैम्डा यहाँ पर ही है तो नोड से नोड कितना डिस्टेंस यानी लैम्डा कितना आ गया 2l and this is the answer and this इसको कहते हैं फर्स्ट हार्मोनिक कौन सा हार्मोनिक फर्स्ट हार्मोनिक और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कौन सी फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल मतलब सारा का सारा इकट्ठा हिल रहा है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी समझ आ गया कौन सी फ्रीक्वेंसी चलो ये याद हो गया अब सेकंड मोड कौन सा मोड फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी का आंसर याद चाहिए क्या है 1 by 2l अंडर रूट t by mu 1 by 2l अंडर रूट t by mu अब ऐसे फर्स्ट हार्मोनिक के बाद सेकंड हार्मोनिक थर्ड हार्मोनिक फोर्थ हार्मोनिक ऐसे हार्मोनिक्स आएंगे तो सेकंड हार्मोनिक और थर्ड हार्मोनिक ऐसे है जैसे सेकंड हार्मोनिक में आप ये वायर दोनों पास से फिक्स है यहाँ पर आप अपने फिंगर रख लीजिए ठीक है यहाँ से प्लग कर दीजिए ठीक है इधर फिंगर रख के ना अगर लेंथ l है l by 2 पर फिक्स कर दो और l by 4 पे क्या कर दो प्लग कर दो तो अभी ऐसे डांस करेगा कुछ जा नीचे यूं करके यूं जा कुछ यूं ठीक है ये समझ आ गया यानी अब नोड कहाँ का है बताओ ये कौन है ये कौन है ये कौन है इसकी लेंथ कितनी है l लेंथ की वैल्यू कितनी आई लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2 कितना आया नहीं समझ आ गया पक्का फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ वेलोसिटी इज 1 t by म्यू कौन है किसका स्ट्रिंग का स्ट्रिंग का लेंथ भी है स्ट्रिंग के पास मास भी है स्ट्रिंग का मास कौन स्ट्रिंग का लेंथ कर दो तो वही आ जाएगा ठीक है तो 1 by लैम्डा तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन दिस केस ये सेकंड हार्मोनिक है 1 by लैम्डा इज 1 by l जान के 2 से मल्टीप्लाई 2 से क्योंकि ये कौन था ये कौन था फर्स्ट हार्मोनिक कौन सा हार्मोनिक यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू यानी अगर 7th हार्मोनिक होगा तो उसको मैं क्या लिखूंगा 7 इंटू म्यू 1 समझ ही नहीं आया हूँ मैं सारे को नहीं करी जाऊंगा दूसरा तीसरा चौथा पहला हो गया पहले का आंसर बोलो की है 1 by 2l अंडर रूट t by पहला याद हो गया चलो बहुत बढ़िया पहला याद हो गया दूसरा याद करना है इधर से रखना ठीक है इसको अब दो सेगमेंट में वाइब्रेट कर रही है कितने सेगमेंट में थर्ड हार्मोनिक होगी तो 3 सेगमेंट होंगे 4 हार्मोनिक होगा तो कितने सेगमेंट 4 सेगमेंट में ऐसे ऐसे डांस करेंगे ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਦੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਐਂਡ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵੇਵ डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रेसिव एंड स्टेशनरी बहुत बढ़िया समझाया उस वो अगर डिफरेंस समझ आएगा ना प्रोग्रेसिव एंड स्टेशनरी में तो आपको स्टेशनरी और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। स्टेशनरी वे में होता क्या ये देखो जैसे मैं यहाँ पर हूँ नोड हूँ
मैं यहाँ पर हूँ नोड हूँ और मैं यहाँ पर नोड हूँ, मैं तीनों जगह यहाँ पर नोड, यहाँ पर नोड और यहाँ पर नोड, तीन जगह पे नोड हो गया। मेरे यहाँ से नहीं हिलना। अगर ये पहली और दूसरी नोड में मेरे जो मॉलिक्यूल्स हैं सपोज वाइब्रेशन है ऊपर की तरफ कर रहे हैं, तो जो साथ वाले में उसमें क्या करेंगे, नीचे की तरफ, सारे सारे नीचे की तरफ, और ये सारे इन सब में फेज डिफरेंस है नहीं, है नहीं, है नहीं, है नहीं। फेज डिफरेंस समझो क्या होता है, all the particles are moving in upward direction, all the particles are moving, no phase difference. In this case all the particles is moving in, there is no phase difference, but in this and this there is a phase difference 180 डिग्री। कितना डिग्री, एक ऊपर जा रहा है एक, और समझ आया, समझ आ गया। फेज फेज ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਪੋਜ਼ ਬਈ ਸਪੋਜ਼ मैंने मान लिया मैंने पत्थर मारा, वेव्स निकली सारी तरह, है ना, रिपल्स निकले। तो सपोज आप रिपल्स ऐसे सोचो भाई बच्चे बैठे हैं बहुत सारे, वो पानी है सारा, पत्थर मारा, बच्चे ना सारे हाथ पकड़ के गोले गोले बना के बैठे हैं। जैसे ही डिस्टर्बेंस ये वाले बच्चे के पास पहुंची, तो जिस जिस बच्चे ने इस बच्चे का हाथ पकड़ा है वो सारे के सारे इकट्ठा खड़े हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, पूरा नहीं खड़े हुए, पूरा नहीं खड़े हुए। जब खड़े हुए तो सारे इकट्ठा खड़े हो गए, यानी सबके सब इकट्ठे हैं, सबके सब। इसके जो आगे वाले पार्टिकल हैं, जो दूर वाले, वो इस साइड शायद मैं ऊपर जा रहे हैं, तो वो सारे पार्टिकल किधर जा रहे हैं, नीचे। वो सारे सारे इकट्ठे, यानी उनमें फेज डिफरेंस, दे फेज डिफरेंस तब होता है व्हेन दे आर वाइब्रेटिंग इन डिफरेंट फेज, मतलब इफ दे आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, उसको कहते हैं वेव फ्रंट। क्या कहते हैं, छठो ज्यादा नहीं, आज ही समझ आई, सौखी चीज करते हैं आप। दैट इज फ्रीक्वेंसी, जनरल हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल, फर्स्ट हार्मोनिक या क्या आंसर, 1/2L/T/। अब पूछा सेवंथ हार्मोनिक, सेवंथ हार्मोनिक इज 7 1/2L/T/। कैलकुलेशन आपकी, ठीक है। तो दिस इज ये आर्टिकल है किसका, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन अ, ठीक है। ऐसे ही स्टेशनरी वेव ओपन और क्लोज्ड पाइप में भी बनती है, ऑर्गन पाइप, फ्लूइड्स जिसको कहते हैं, जिसको कहते हैं फ्लूइड्स, द बांसुरी होगी, ठीक है। इधर ये जो ट्रांसवर्स वेव की सुपरपोजिशन है, कौन सी वेव की, रोप में कौन सी वेव होती है, ट्रांसवर्स वेव। साउंड कौन सी वेव है, लॉन्गिट्यूडनल। अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव में स्टेशनरी वेव बने, कौन सी वेव बने, तो दो तरीके की है। ये ना डायरेक्ट आई आना, ਇਹਦਾ एक होर भी आर्टिकल है, वो नहीं पूछणगे, ठीक है। डायरेक्ट आएगा मोड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इन ऑर्गन पाइप, इन, इसको याद करना बस, मेरा काम थोड़ा मुश्किल। देयर इज वन इज ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। एक चीज याद करनी है, सारी डेरिवेशन खत्म। ओपन मीन्स इट इज ओपन फ्रॉम बोथ साइड, ओपन फ्रॉम, दोनों साइड ओपन है, बोथ साइड। इसमें क्या होता है, आपने ये याद करना है भी जहां ओपन है वहां एंटी नोड बनना है, वहां क्या बनना है, कुछ नहीं। ये कौन है, ये कौन होगा, फिर कौन आएगा, ठीक है। क्लोज्ड में जो क्लोज्ड एंड है, एक तो ओपन ही रहता है, एक क्लोज होता है। क्लोज वाले साइड नोड होता है और दूसरी साइड एंटी नोड। ये फर्स्ट हार्मोनिक का डायग्राम है दोनों के लिए। कौन से हार्मोनिक का, फर्स्ट हार्मोनिक। मैं सेकंड हार्मोनिक बनाना है, मैं अपना काम खत्म करांगा फिर डिस्कस कराने काम है। तो सेकंड हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक में क्या होगा, कितनी एंटी नोड्स आएंगे, अभी दो हैं, फिर कितने आ जाएंगे, तीन। तो इधर एक काटा ना, दो काटे बनेंगे, एक दो। ये कौन है, ये नोड, ये एंटी नोड, ये नोड और ये एंटी नोड। समझ आ गया। अगर इसके अगला बनाना है तो बना लोगे, ठीक है। इसको कैसे बनाओगे बताओ, ओपन साइड कौन रहेगा, एंटी नोड, एंटी नोड, नोड, एंटी नोड। समझ आ गया। एक्सप्रेशन खत्म हो, एक बार थोड़ा काम हल्का हो जाएगा, वेव्स खत्म होता। अभी क्या है, ये स्ट्रिंग है कि साउंड है, स्ट्रिंग रस्सी नहीं है, ये कौन है, साउंड वेव। साउंड वेव की डायग्राम है। अच्छा, साउंड वेव में वेलोसिटी का फॉर्मूला v इक्वल टू न्यू लैम्डा, v इक्वल टू व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ साउंड, 332 मीटर पर सेकंड।
फॉर्मूला गामा पी बाय रो, अंडर रूट गामा पी बाय जहाँ अंडर रूट नहीं गामा आर टी बाय एम, दो फॉर्मूले हैं गामा आर टी बाय। चलो अभी मैंने फ्रीक्वेंसी निकाली है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो गया वी इंटू लैम्डा, वी इंटू एक मिनट होता करता वी इक्वल टू न्यू लैम्डा, वी इक्वल टू, तो हमने निकालना फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू कितना आ गया बी बाय लैम्डा, समझ आ गया आगे। अभी वी तो वी है वेलोसिटी ऑफ साउंड, इधर लेंथ एल है, लेंथ कितनी है इसकी, अच्छा अब बताओ एल और लैम्डा में क्या रिलेशन है, एंटी नोट टू एंटी नोट कितना डिस्टेंस होता है, यानी मैं क्या लिखूंगा एल इक्वल टू कितना, यानी लैम्डा की जगह, यानी ये हमारी फर्स्ट हार्मोनिक हुई, कौन सी हार्मोनिक, समझ आ गया। सेकंड हार्मोनिक में फॉर्मूला तो वही लगाना है न्यू इक्वल टू कितना वी बाय लैम्डा, तो इसमें ये एल है, अब बताओ ये कितना है, एंटी नोड से एंटी नोड लैम्डा बाय 2 से एंटी नोड, यानी यहाँ से लेके यहाँ का डिस्टेंस लैम्डा, याद नहीं होना एंटी नोड टू नोड लैम्डा बाय 4, एंटी नोड टू एंटी नोड, अरे आ से आ तक लैम्डा बाय 2, ठीक है, एंटी नोड से ए से एन तक लैम्डा बाय 4, बस हो गया लैम्डा बाय 2 प्लस यानी लैम्डा, यानी एल कितना आ गया, यानी इसकी जगह क्या डाल दें वी बाय एल, जान के क्या करेंगे इस फॉर्म में लेकर आएंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको न्यू 2 इक्वल टू कितना 2 इंटू न्यू 1, यानी मैं लिख सकता हूँ न्यू एन इक्वल टू कितना एन इंटू न्यू 1, एन इंटू, यानी कोई भी हार्मोनिक निकालना है उसका फिर पहले फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई कर दो, समझ आ गया। इन्ने औखे तो है नहीं है, मैं कोई बहुत ज्यादा टफ चीज तो पढ़ा नहीं रहा, जस्ट हार्मोनिक है, बस एक चीज इसमें ओपन में ये याद रखनी है, दोनों साइड कौन रहेंगे, ओपन साइड एंटी नोड और क्लोज साइड नोड। अभी इधर आ जाओ, ये अपने आप ही कर लो, चलो बताओ न्यू इक्वल टू कितना वी बाय, और ये एल है, एल किसके बराबर है इस केस में लैम्डा बाय 4, क्यों एंटी नोड लैम्डा बाय 4 है, यानी लैम्डा कितना आ गया 4 है, यानी पहले कितनी आ गई v बाय 4, ये फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल आ गया सर। अब इसकी बोलो सेकंड केस की, इसमें आ जाए, तो ये l है, अब ये l किसके बराबर है लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 4, यानी कितना हो गया 3 लैम्डा, समझ आया, नोड से एंटी नोड लैम्डा बाय 4 लैम्डा बाय 4 लैम्डा बाय 3 लैम्डा बाय 4 हो गया, यानी लैम्डा कितना आ गया 4l बाय 3, फ्रीक्वेंसी होती है वेलोसिटी पर वेवलेंथ, यानी फ्रीक्वेंसी सेकंड हार्मोनिक है, लैम्डा की जगह क्या डालेंगे बोलो 4l बाय 3, 3 ऊपर चला गया, अरे बोलो पहले का रिजल्ट क्या है दूसरे का रिजल्ट 4v बाय 4l इंटू, तो इसका जो रिजल्ट बनेगा न्यू n इज इक्वल टू 2n माइनस 1 न्यू 1। देखो सपोज मैंने ये सेकंड हार्मोनिक ली, कौन सी हार्मोनिक थी ये 2 डालो इसमें, 2 2 जा 4 माइनस 1, कितना आंसर आ गया 3 इंटू न्यू 1 ही है ना, 3 इंटू नहीं है, आठवां हार्मोनिक कितना लिखोगे 2 8 जा 16, 16 माइनस 1 न्यू 1 कितना v बाय 4, और समझ आया आगे। ये कौन सी पाइप है क्लोज ऑर्डर पाइप, ये कौन सी वेव है स्टेशनरी वेव, कौन सी वेव है, मैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू पर सिलेबस खत्म कर अपना, इस चीज समझ आ गई ना, बोलो है समझ आ गया, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन कर लोगे, बस क्या याद रखना है ओपन पे एंटी नोड, क्लोज पे डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड इज लैम्डा बाय 4, बड़ा इजी होता है काम, ठीक है। साउंड कैसे बनती है क्यों बनती है बाद में देखेंगे, पहले जो आना है वो कर लो, ये समझ में आ गया। इसके बाद आ गया बीट्स, ये सारा स्टेशनरी वेव था, सुपरपोजिशन बीट भी होती है, सुपरपोजिशन स्टेशनरी वेव भी होती है। बीट क्या होती है, बीट्स की डेफिनेशन है वैक्सिंग एंड वैनिंग ऑफ साउंड वेव, वैक्सिंग एंड वैनिंग ऑफ साउंड वेव्स, मतलब वेव साउंड वेव मतलब एम्पलीट्यूड कभी बढ़ जाना कभी कम हो जाना, बीट का मतलब ये एकदम सुनाई दी खत्म होगी, एकदम सुनाई दी खत्म होगी, इसको कहते हैं बीट्स, ठीक है।
अब बीट्स में क्या होता है, अगर इसकी डेफिनेशन वैसे लिखनी है, टू वेव्स सब सेम बट देयर इज डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अबाउट 10 हर्ट्ज। कितने हर्ट्ज का? 10 हर्ट्ज का। 10 हर्ट्ज से ज्यादा होगा तो नहीं, 10 हर्ट्ज से ज्यादा होगा तो नहीं। पर 10 हर्ट्ज तक का अगर फ्रीक्वेंसी का गैप है तो जो हमें सुनाई देती है वो बीट्स होती हैं। अगर 10 हर्ट्ज से ज्यादा गैप हो गया है, मतलब फ्रीक्वेंसी का दोनों में जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है दोनों वेव्स में, अगर 10 हर्ट्ज से ज्यादा होगा तो उससे सुनाई देता है टोन। क्या सुनाई देता है? मैं बोलना चाहता जैसे बोले ठा ठा ठा, तनु आवाज अलग अलग सुनाई दे रही है, ठीक है। उन्होंने बोला ठा 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 ठा, हूँ तनु थोड़ी थोड़ी गट्टी, उन्होंने बोला ठा, हूँ तनु की लग रहा है एक ही आ रही है, नहीं आया समझ। फ्रीक्वेंसी अपनी ना ईयर की परसिस्टेंस ਆਪਾਂ मतलब 1/10 सेकंड तक कोई चीज़ अपन सुनाई दी जाती है। कितने सेकंड तक? 1/10 सेकंड तक कोई चीज़ सुनाई दी जाती है। अगर उस तो ज़्यादा साउंड आएगी तो सुनाई दे ही जाएगी, रुकेगी कितने, यानी 1/10 सेकंड तो यानी 0.1 सेकंड तो अब ज़्यादा, मतलब मेरी गल समझ आ गई तुहानू, मतलब घट्टो घट कितनी डिफरेंस होना चाहिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज मिनिमम, मतलब मैक्सिमम, ये क्या है मैक्सिमम। 10 से कम का हो जाए चलेगा, 4 हो जाए, 3 हो जाए, 2 हो जाए, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। अभी इसमें जब आपने इक्वेशन करनी है, क्योंकि ये पूरी 5 मार्क्स डेरिवेशन है, कितने मार्क्स की? इसमें क्या है, सब कुछ सेम का क्या मतलब है? कौन कौन से? एम्पलीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम, स्पीड सेम। डायरेक्शन सेम, सेम मतलब एम्पलीट्यूड, स्पीड एंड डायरेक्शन। और उसमें क्या फर्क था? स्टेशनरी में सब कुछ सेम बट डायरेक्शन अपोजिट। इसमें डायरेक्शन भी दोनों की बुक में डायग्राम बनाएंगे, कोई फायदा नहीं देखने का, समझ तो आता नहीं है, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी का इतना कम गैप है आप बना ही नहीं सकते। जैसे उन्हें कहना देखो क्या वेव है, दूजी बना देनी है इधर, मतलब इन्होंने दोनों की कुछ फ्रीक्वेंसीज की है, फर्क है कि सेम है? फ्रीक्वेंसी थोड़ी डिफरेंट है, थोड़ी ज्यादा थोड़ी, दोनों का कॉम्बिनेशन करता, दोनों का कॉम्बिनेशन का रिजल्ट बगैर के नहीं बनता। तुसी करना है करके बना देना। और मैनू नहीं पता इतने, चलो इतने मिनिमाइज ही है, ठीक है, कट जाएगी ऐदा ऐदा। ये कौन है? रिजल्टेंट। ये कौन है? अरे ये सिर्फ ऐसे इसलिए बनाया है कि इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। अच्छी समझ आ गई? मछली जल की, हाँ बस वैसे बना दे। ये बीट है, ये बीट का डायग्राम। देखो कल स्टेशनरी वेव कराया सीगा, स्टेशनरी वेव का एग्जैक्ट समझ आता किद्दां बनदा आया सी कि नहीं, वेव किद्दां खिसकदी है कि वो समझ आता। ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ क्योंकि बीट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਰ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਮੰਨ ਲਿਆ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਗੈਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ, ਇੱਕ ਵੇਵ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਵੇਵ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ हो गई ना थोड़ी, यानी यदि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, यदि फ्रीक्वेंसी जिसके ज्यादा गेड़े हैं उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, उसकी दूसरे की फ्रीक्वेंसी कम है। दोनों में अगर 10 हर्ट्ज तक का फ्रीक्वेंसी का गैप होगा तो क्या बनेगी? बीट्स बनेगी। एंड डायग्रामेटिकली हुण जब एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है ते भी ਹੁਣ मैं एनसीईआरटी बेस कर रहे हैं, एसएल लोडा बेस नहीं है और किसी बुक के बेस नहीं है, क्योंकि एसएल लोडा में साइन के साथ की है इक्वेशन। किसके साथ की है? तो जो आपकी बुक है एनसीईआरटी उसमें कॉस में माना है। उन्होंने मान लिया किसी एक पार्टिकल, किसी एक पोजीशन ऑफ पार्टिकल, किसी एक पोजीशन ऑफ पार्टिकल पर जो एसएचएम है वो y इक्वल टू a cos ओमेगा 1t है। कितना ओमेगा 1t। इस बार ओमेगा 1 क्यों आया? हमेशा तो ओमेगा सेम आता था, क्योंकि अब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम, ओमेगा 2 पाई न्यू होता है ना फ्रीक्वेंसी, अब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम, स्टेशनरी में दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम थी। दूसरी इक्वेशन बनी y2 इक्वल टू a cos
ओमेगा टू टी। जब ये पहली बार मैंने ये एक्सप्रेशन किए थे ना स्टैंडिंग वेव के बाद, तो मैं बड़ा प्रॉब्लम में था, क्योंकि बीट भी वेव की फॉर्मेशन है। बीट भी किसकी फॉर्मेशन है? लेकिन बीट हमेशा एक पर्टिकुलर एक्स पे पड़ी जाती है, यानी ये एक एसएचएम की इक्वेशन है, ये वेव की इक्वेशन नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ दोबारा सुनो। स्टेशनरी वेव की इक्वेशन सी y = a sin omega t minus kx, तो दूसरी y2 = a sin omega t plus kx, ऐसे थी ना, पूरी omega t plus kx थी ना, तो इसमें kx कहाँ गया? नहीं बढ़ा, क्योंकि ये जो डिस्प्लेसमेंट है एक पर्टिकुलर x पे बात कर रहा है, एक पर्टिकुलर x के बात कर रहा है, यानी वो x फिक्स है, उसको छोड़ दिया उसने, तो वो क्या कर रहा है? y = 2 SHM आ गया। समझ आ गया? अब इन दोनों को अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सुपरपोजिशन दोनों को क्या करोगे? एड y = कितना? y1 प्लस y1, ये a कॉमन आ गया, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला है cos c प्लस d, यानी cos c माइनस d/2, cos c प्लस d/2। कोई गलती तो नहीं है? देख लो भाई, 2 cos c इधर आएगा आगे कौन? 2। दिस द रिजल्ट, cos c प्लस cos d = cos c माइनस d/2 प्लस cos c प्लस d/2। बाय ऑल देख लो, सर cos मल्टीप्लाई में आएगा, मल्टीप्लाई जी है और t है, हाँ t है, हाँ कौन है? t है। अभी मैं स्टार्टिंग में लेक्चर के क्या कहा था, जिस ये अब ये जो cos वाला फंक्शन है ये वेव का फंक्शन है। किसका फंक्शन है? ये इसको एवरेज एंगुलर फ्रीक्वेंसी कह देते हैं। कौन सी फ्रीक्वेंसी? एवरेज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और ये किसका फंक्शन है? अब ये एम्पलीट्यूड का फंक्शन है। अब एम्पलीट्यूड कितना है? 2a cos 1 minus omega 2/2 into t। ठीक है, अब मैं जान नहीं देना, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖਣੇ ਆ, क्योंकि ਤੁਸੀਂ याद नहीं करने घर जाके, ਹੁਣੇ याद करो। मैं भी तो करके आया, तो करके नहीं आया, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ करना है। अब समझ आ गए? अब दो एम्पलीट्यूड का, एक मैक्सिमम है, एक क्या आएगा? मिनिमम। मैक्सिमम कितना है एम्पलीट्यूड का? मैक्सिमम प्लस माइनस 2a। वो कब आएगा मैक्सिमम? जब cos ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2/2 into t इज इक्वल टू कितना हो? 1 हो। कितना हो? 1 के प्लस माइनस 1, तो cos n पाई, cos n में 0 डालो, cos 0 कितना? n में 1 डालो, अब cos पाई कितना? -1, cos पाई कितना? समझ आ गया? ये सीरीज प्लस माइनस 1 की है cos की, यानी मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं। ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हो? 2 पाई ν1 माइनस ν2/2 into t इक्वल टू कितना? 2 ने 2 को मारा, पाई ने पाई को मारा, यानी t कितना आया? n अपॉन ν1 माइनस v1 नहीं है, कौन है? ν1 माइनस ν2। पहले कौन से टाइम पे मैक्सिमम आया? अगर मैं n = 1 डाल दिया, मैंने मान लिया n = 1 माना, तो पहले टाइम जब ये आया उसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन ν1 माइनस ν2। ये कौन सा टाइम है? पहले मैक्सिमम। पहले ये कौन सा टाइम है? दोनों मैक्सिमम का जो गैप है उन दोनों का टाइम कितना हुआ? t2 माइनस t1। ये कितना हुआ? 1 अपॉन कितना? ν1 माइनस ν2। ये टाइम किसका है? एक मैक्सिमा से लेके दूसरे मैक्सिमा तक का टाइम कितना है? 1 अपॉन ν1 माइनस ν2, यानी ये टाइम पीरियड ही है। व्हाट इज द इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड? दिस इज नो बीट फ्रीक्वेंसी, दैट इज 1 by ν1 माइनस, ओ सॉरी 1 बीट फ्रीक्वेंसी है ν1 माइनस, समझ नहीं आया? दिस इज द मैक्सिमम की फ्रीक्वेंसी है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कब आएगी? ν1 माइनस ν2। कोई टाइम लांगा अजे ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੋ। ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕਸ ਲਈ ਪੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਰਕਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੜ ਰਹੇ ਨੌਲੇਜ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 2 ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਮਿਨੀਮਮ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇ? 0। ਇਹ 0 ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ 0 हो जाएगा, जब ये सब 0 हो जाएगा, तो ये 0 होएगा, तो यानी cos ओमेगा, ऊपर ले जाए इसको, cos ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2/2 into t इज इक्वल टू 0, तो 0 होता है cos 2n माइनस 1 π/2। मैं इक्वल टू 1 से खेलना, 2n माइनस 1, अच्छा n 1 डालो, कितना आ गया? π/2। cos 90 कितना होता है? 0। cos 90 फिर 270 आएगा, वो भी कितना होगा? 0। समझ नहीं आया? आगे
आ गया आ गया। चलो अब इन दोनों को इक्वेट कर दो। ओमेगा ये कॉस कॉस के ऐसे काटते नहीं है, वैसे एंगल सेम है। ये कितना आ गया 2 पाई ν1 माइनस ν2 इंटू टी बाई 2, 2 2 कैंसिल, 2n माइनस 1 5 भी कैंसिल बाई 2, यानी टी कितना आ गया 2n माइनस 1 अपॉन 2 ν1 माइनस ν2। कोई गलती तो नहीं देख लो, नहीं है। अच्छा n इक्वल टू 1 डालो, पहले कितना है n इक्वल टू 1 डालो, कितना आ गया ν1 माइनस। अच्छा अब t n की जगह 2 डालो, ये पहली बार मिनिमा आया, दूसरी बार मिनिमा 2 पूजा 4 4 बाई 3 बाई 2 आ गया 3 बाई 2 ν1 माइनस ν2। मिनिमा का डिफरेंस टाइम पीरियड का t2 माइनस t1 वो कितना आ गया 1 बाई ν1 माइनस ν2। इधर जो है माइनस करो 3 माइनस 1 1 3 माइनस 1 2 3 माइनस 1 2 बाई 2 1, यानी कितना आ गया ν1 माइनस ν2। दिस इज नोन एज इट्स फ्रीक्वेंसी, बीट फ्रीक्वेंसी ऑफ मिनिमा। बेसिकली मिनिमा की फ्रीक्वेंसी है। मिनिमा भी उतने टाइम बाद ही आता है, कितने टाइम बाद, एक मिनट समझ आ गया। यानी देखो न्यू कितना आ गया ν1 माइनस 1 बाई टी इज न्यू, 1 बाई टी इज न्यू। चलो दोबारा से देखते हैं, पहले बीट की बात करते हैं, फिर दोबारा से एक्सप्रेशन देखेंगे। हमने अभी याद करना बीट कब बनती है, पहले ये बताओ। बीट इज रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, रिजल्ट ऑफ मतलब दो वेव्स होंगी तो बनेगी। कब बनती है, जब दो वेव दोनों ही एक ही डायरेक्शन में, एक ही स्पीड से, एक ही एम्पलीट्यूड से, बट डिफरेंट इन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, समझ आ गया। अप टू 10 अप टू कौन बनेगा, बीट्स बनेगी। पहले ये समझ आ गया। देन हम एक थ्योरी में लिखेंगे लेट y1 एंड y2 बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर पॉइंट बाय द टू वेव्स। बीट्स आर बेसिकली फॉर्म्ड बाय साउंड वेव्स। कौन सी वेव, साउंड वेव से बनती है बीट्स। सही समझ आ गई। उसके बाद क्या लिखोगे, जनरल दो वैल्यू लोगे, y1 इक्वल टू a cos ओमेगा 1t, दूसरा y2 इक्वल टू a नहीं a cos ओमेगा 2t। एसएलओ खोलोगे, दोनों ही उन्होंने y1 भी लिया है a sin ओमेगा 1t, दूसरा भी क्या लिया है a sin ओमेगा 2t। मैंने कौन सा ले लिया, मैं दो cos था ले, तानु इजी हो गया। cos अगर लेते हैं ना दोनों को, तो cos c प्लस d बाई 2 है, दूसरा क्या है cos c माइनस d बाई 2, यानी 2 तो लगना ही है बार। मैं ऐसे नहीं आते बच्चे 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। कैलकुलेशन इजी, रिजल्ट भी याद हो गया। 2a कितना cos ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी, दूसरा रहेगा cos ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। तो वो तो वेव का फंक्शन है, और ये पहले वाला पार्ट किसका आ गया, एम्पलीट्यूड। यानी एम्पलीट्यूड कौन बना 2a, समझ आ गया, आया कि नहीं आया, आगे क्लियर हो गए, कोई डाउट तो नहीं है, पक्का। चलो इसको बंद करते हैं।